नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर में करेंगे। अभी हम लोग कल जो पेपर हुआ था दैट इज ऑन 15 दिसंबर 2023, इसका जो जनरल स्टडीज सेक्शन जो है कंप्यूटर वाले पेपर का 11-12 लेवल का, वो हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज़ इसमें थोड़ा गौर करने वाली बात है कि सेट वाइज ना एक ही सवाल के सेट वाइज अलग अलग जवाब भी हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। मैंने थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सब काम अकेले ही करना होता है। मैंने सोचा कल आप लोग रेस्ट कर रहे होंगे, बट फिर मैंने सुबह उठ के मैसेजेस देखा तो देखा कि यार मतलब लेट हो रहा है काफ़ी। तो अभी ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम शुरू नहीं हुआ है आई थिंक। मैंने चेक नहीं किया, बट लास्ट टाइम जो चेक किया तो उसके हिसाब से नहीं हुआ था। ठीक है, बट जल्दी शुरू होने वाला होगा या हो चुका होगा, आप वो देख लीजिए। मैं आपको आंसर इसलिए बोल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अब सेट वाइज ऑप्शन अलग है ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है, तो आप अपने सेट, आपका जो भी सेट हो, ABCD जो भी सेट हो, आप वो अपना सेट देखिए और आंसर मेरा देखिए, उससे आप टैली कीजिए। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए पहले सवाल पे, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये सीरीज़ ए इन्होंने दिया है BPSC वालों ने, तो उसका हम लोग पहला सवाल देखेंगे। ठीक है, और वो लैंग्वेज वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, उम्मीद तो सब ने कर ही लिया होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही, मतलब इंग्लिश के 8 सवाल और हिंदी के 22 सवाल थे, तो उम्मीद तो आपने कर लिया होगा। वो कोई डिस्कशन पार्ट नहीं है, अपना ये वाला है। ठीक है, तो पहला सवाल आ जाइए। तो मैं थोड़ा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल हमारा क्या है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर्स। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल है, इसके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, इसके पेरीमीटर क्या फॉर्मूला, मैंने रेक्टेंगल मान लीजिए, रेक्टेंगल ही है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, तो 2L + B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 होता है। ये हमारा क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो यहाँ कितना वैल्यू दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज इतना। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द हॉल इज। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे कि आप एरिया ऑफ द वॉल्स क्या होगा? ठीक है, टोटल पैसा कितना लगा? 15,000 रुपया लगा है। 10 पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इन्होंने ये लगाया है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, कितना होगा? दिस इज इक्वल्स टू 15,000, ठीक है, रुपीज़ में है ना, डिवाइडेड बाई ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, रुपया से रुपया कट गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर, इसका ये है, ये मीटर में है। ठीक है, अब एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या होगा? एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या होता है हमारा? आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर ये रेक्टेंगुलर ये है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपना बेस है, तो ज़मीन तो पेंट करते नहीं हैं हम लोग, दीवार पेंट करते हैं। ठीक है, दीवार पेंट करते हैं। 2 साइड का बना रहा हूँ मैं, दो साइड अगर पता चल गया तो वो बाकी साइड भी अपने को मतलब डबल करके हम निकाल सकते हैं। तो ये अपना लेंथ था नीचे, ये ब्रेड्थ था, ये हाइट था। तो इसका एरिया कितना होगा? ये वाला सेक्शन का एरिया कितना होगा? हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये वाले सेक्शन का एरिया कितना होगा? ये भी हाइट है, प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए, तो इसको इक्वल हम कर देते हैं 2LH प्लस HB इक्वल्स टू 1500। ठीक है, क्या किया मैंने? दोनों वॉल्स का एरिया लिया, ठीक है, उनको सम किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक घर में 4 वाल होते हैं, मान के चलते हैं, गेट खिड़की वगैरह नहीं है। ठीक है, वो अनारकली को चुनवाने के लिए बनवाया था ऐसा कुछ घर। अब यहाँ से देखिए, आपको H कॉमन निकल के आ जाएगा। ठीक है, H जैसे ही कॉमन निकल के आ गया, H इंटू, बाकी आप वैसे लिख लीजिए 2L + B इक्वल्स टू 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये वाला जो है सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन मैच कर रहा है, हम लोग रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से रिप्लेस करके क्या आ जाता है? H इंटू 250 इक्वल्स टू 1500। ठीक है, ये 1500 है ना, 250 बन जा 250
6 बार में इसको काट देगा, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 6 आ जाता है, ठीक है। तो अपना ये आंसर सही दिया हुआ है। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा बड़ा कर ले और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है ऐसा पूछा है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक होता है विदाउट पॉइंट वाले नंबर्स। होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस 0 हो जाता है, तो मतलब कि हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। सही है ये बात, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है ना और इन्फाइनाइट तक जाता है। इंटीजर क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जाता है। और इंटीजर में आपके जो है ओनली सॉलिड वाले आते हैं, पॉइंट के बाद 0 ही होता है और कुछ नंबर नहीं होता है उसमें, तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं, राइट। तो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर सही होता है, लेकिन एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, यस। इंटीजर कितना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और नेचुरल नंबर कितना है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो ये इसका बी आंसर दिया, बी सही है इसका, ठीक है। बाकी आप अपने सेट के हिसाब से देख लीजिएगा आंसर। ना ये सवाल का आंसर गलत दिया हुआ है, ऐसा बोला है कि द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, कौन सा होगा। अब इसका करने का बहुत तरीका है, ठीक है। वो एक कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का ये कर लें, मैंने सम का फार्मूला होता है वो लगा के कर लें, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसको सीधा पकड़िए कि ये जो 20 क्या है, एवरेज है, यानी कि 20 एवरेज है, मतलब ये 20 बीच में होगा कहीं पर, तो ठीक है। तो 3 नंबर इधर होना चाहिए, 3 नंबर इधर होना चाहिए, 20, 21, 22, 23, इधर 19, 18, 17, ठीक है। तो 20, तभी तो 20 एवरेज आएगा, ठीक है। अगर ये भी ना समझ में आए तो काम कीजिए आप कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका सम कितना है, मैंने एवरेज कितना है, 20 है, यानी कि सम कितना होगा, सम इक्वल्स टू 140 होगा, ठीक है ना। जैसे ही सम इक्वल टू 140 मिल जाता है आपको, तो आप जोड़ करके आप देख लीजिए इसको, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर मान लीजिए 23 आपने हाईएस्ट मान के जोड़ा, ठीक है, तो आपको ये 140 मिल जाएगा। अगर आप 23 पर नहीं, आप 20 से जोड़ना शुरू करेंगे, 20 हाईएस्ट नंबर मान के जोड़ेंगे, तो 20 से नीचे 6 नंबर और आएगा, 20 तक नंबर है उससे नीचे 6 नंबर आएगा, वो जोड़ के देखेंगे तो आपको कुछ कमी आ जाएगा उसमें। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको दिमाग में चमक रहा हो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर 23 सही हो जाएगा, 23 इज द हाईएस्ट नंबर, ठीक। द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोला गया है, ठीक है। तो एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता था, अगर आपने कभी मतलब मैथ्स पढ़ा होता, आई थिंक 9th में तो आ ही जाता है। एक होता क्या होता है, रूट्स जो होते हैं -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। ये अपना रूट्स होता है। तो ये प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास 2 रूट होते हैं। अब ये 2 रूट अगर इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का 2 रूट हो, उसके लिए ये क्या चाहिए, ये वाला चीज़ अगर 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यानी कि -b/2a हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट गया, इसका एक ही रूट आएगा, -b/2a आएगा, एक ही रूट आएगा, ठीक है। अगर इससे ये नीचे हो गया, मान लेते हैं कि हमारा जो ये है b² - 4ac रूट के अंदर में जो है, ये अगर लेस देन 0 हो गया, ठीक है, ये वाला जो है 0 से कम हो गया, मतलब क्या हो गया, इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आयोटा वाले होते थे ना, एक आयोटा इक्वल्स टू √/-1 होता था, तो आयोटा में आएगा, ठीक है। रियल नहीं आएगा, रियल रूट्स नहीं आएगा इसका, ठीक। तो अब एक ही कंडीशन बचता है कि ये दोनों बड़ा हो जाए, मतलब b² जो है 4ac से बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी कि b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0 इन ऑर्डर टू गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसका आंसर सही दिया हुआ है, ठीक। 35 नंबर, मोहन कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन, ठीक है। अब ये बिट ऑफ वर्क जो दिया हुआ है कि मतलब एक काम के ही कह रहा है कि एक काम जो है 25 दिन में वो कर लेता है, सेम काम सोहन 20 दिन में करता है, ठीक है। उन्होंने दोनों ने साथ में शुरू किया, 5 दिन तक काम किया, उसके बाद मोहन छोड़ देता है, तो सोहन कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एक तो नॉर्मल मेथड है अपना, जब अपन स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है, कि मोहन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25, ठीक है। सोहन एक दिन में कितना काम करेगा, +1/20, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 25 5 5 25, 5 4 25 4 100, 100 इसका आ जाएगा, 100 यानी कि इसका 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 9/100। ये एक दिन में दोनों मिलके 9/100 काम करते हैं,
ठीक है, 5 दिन में कितना करेंगे तो 9 × 5/100 करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया 5 1 जा 5 20 जा 5 20 जा। ठीक है, तो 9/20 इन्होंने काम कर दिया। काम कितना बचा हुआ 11/20 काम बचा हुआ है। ठीक है, 11 में जिसको किसको ख़त्म करना है, सोहन को ख़त्म करना, वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, राइट। तो एक दिन में सोहन कितना काम करता है, एक दिन में सोहन काम करता है 1/20 काम करता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये उल्टा ले लीजिए इसको। 1/20 काम सोहन एक दिन में करता है, तो 11/20 काम सोहन कितना दिन में करेगा, तो 1/1/20 तो आ ही जाएगा। ठीक है, इंटू 11/20 आ जाएगा। तो ये 20 ये नीचे है ना, ये 20 ऊपर चला जाएगा, बाई में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, 20 कट जाएगा, इक्वल टू 11 आ जाता है। एक तो ये तरीका है इसको करने का। ठीक है, ये बहुत मतलब ट्रेडिशनल मेथड है। थोड़ा एग्जाम के हिसाब से सोचें अगर, तो थोड़ा अलग मेथड एक चलता है। क्या मेथड चलता है कि जो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये 25 दिन में काम 25 पूरा करता है, ये 20 दिन में काम पूरा करता है। तो मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना 100 आया था, अभी देखा था ना हमने 100 आया था। तो मतलब टोटल काम हमारे पास कितना है 100 है। 100 है अगर टोटल काम, तो इसको एक दिन में कितना काम करेगा ये। ठीक है, एक दिन में ये 4 काम करेगा। मोहन एक दिन में 4 काम करेगा। सोहन एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा। ठीक है, सोहन एक दिन में 5 काम करेगा। इससे क्या होगा कि एक दिन में ये 4 काम करेगा, तो ये 25 दिन में है ना, 25 × 4 = 100, तो 25 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। यानी एक दिन में 4 काम करता होगा, 100 काम है टोटल, जिसमें से 4 काम एक दिन में करेगा, तो 25 दिन में पूरा काम कर लेगा। सेम फॉर सोहन, 5 काम एक दिन में करता है, तो वो उसको 20 दिन लगेगा 100 काम करने में। और टोटल काम कितना है 100 है। उसमें पिछले वाले जो हमने मेथड देखा था उसमें टोटल काम 1 था, यहाँ पर 100 है। तो इन्होंने क्या किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे। मोहन प्लस सोहन एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे। इन्होंने कितना दिन काम किया, मोहन प्लस सोहन वर्क फॉर 5 डेज, 5 डेज के लिए काम किया। तो 5 डेज मतलब 45 काम इन्होंने कर दिया। टोटल काम कितना है 100 है, यानी रिमेनिंग काम कितना हो गया 100 - 45 = 55। 55 काम इसको करना बाकी है जो अकेले सोहन करेगा। तो सोहन एक दिन में कितना काम करता है 5। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लेगा सोहन, एक्स्ट्रा टाइम मतलब अकेले करने में, = 55/5, दिस इज = 11। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, मेथड नहीं चाहिए तो आप आगे बढ़ जाइए, कोई ऐसा नहीं है। अभी तो टाइम है, आप देख सकते हैं, जस्ट इन केस कभी आगे ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या बोला है, x = a² - b² बोला है। x = a² - b² बोला है। y = 30 बोल दिया, ये कांस्टेंट बोल दिया इसको। a + b = 15। ठीक है, तब देखते हैं क्या है कि x is lesser than y, ये जो है लेसर देन y इफ a is equal to b। अब a = b पुट कीजिए। अब ये तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसका कहीं काम दिखा नहीं। ठीक है, अपन सवाल पे फोकस करते हैं, ये बड़गलाने के लिए दिया हुआ है। a = b अगर हो गया तो x = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x is lesser than y, ये ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू, दिस लाइन इज ट्रू। ठीक है, x is greater than y if a is greater than b, x is greater than y if a is greater than b। अब a is greater than b, तो अब a तो कुछ भी हो सकता है ना, a का क्या है मतलब ये जो a + b जो है वो क्या हो सकता है, a is greater than b मतलब 8 + 7। ठीक है, ये भी ट्रू है, a + b is 15 एंड a is greater than b। अब क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई अगर चेक करेंगे तो 8 कितना होता है, 8 × 64 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया। 49 - 64 जो है वो कितना हो जाता है अपना 15 हो जाता है। ठीक है, ये ट्रू नहीं हुआ यहाँ पर, मैंने आगे ट्रू हो जाएगा। मतलब अगर इसको 10 और 5 रखेंगे, मान लीजिए इसको 10 और 5 मान लिया। ठीक है, 10 और 5 मान लिया a और b का वैल्यू, तो 10 100 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यानी x 75 हो जाएगा और x इज, तो ये ट्रू होगा, लेकिन सारे केसेस में ट्रू नहीं है। दिस कैन नॉट बी अ जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट हैज़ टू बी ट्रू इन एवरी कंडीशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जनरल स्टेटमेंट में ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। y is greater than x if a = b, अब सेम चीज़ ये आ गया। तो x is lesser than y if a = b, तो इसी को तो उल्टा करके लिखा है, x is lesser than y, y is greater than x, दोनों चीज़ सेम लिखा हुआ है, बट स्टेटमेंट उल्टा करके लिखा है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाता है। ठीक है, 37 पे आ जाइए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल था। ये मतलब सवाल थोड़ा सा मतलब नहीं भी आता है आपको प्रोबेबिलिटी ना, तो ये आप सवाल कर सकते थे। प्रोबेबिलिटी नाम देख के आप डर मत जाइए
क्या बोला, नॉन लीप ईयर बोला। नॉन लीप ईयर मतलब क्या होता है, 365 डेज होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, इतना आपको पता है। नॉन लीप ईयर का मतलब ये होता है। दूसरा चीज़ इसमें क्या पता होना चाहिए कि एक साल में 52 हफ्ता होता है। 1 ईयर हैज़ 1 ईयर इक्वल्स टू 52 वीक्स, ठीक है। वीक्स का मैंने काउंट बताया, ठीक है, लेकिन टोटल इतना नहीं होता, इससे ज़्यादा होता है क्योंकि 52 इंटू 7 इज 52 मैंने 52 हफ्ता है और 7 दिन से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक हफ्ता का वैल्यू 7 दिन होता है, तो आपको मिलेगा 7 5 35 7 2 14 364 दिन। तो एक साल में क्या होता है कि 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है, ठीक है। 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है, ठीक है। तो 52 वीक्स मतलब 52 संडे तो होना पड़ेगा। 52 वीक तो कंप्लीट 52 वीक है, यानी कि 52 तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दिन क्या क्या हो सकता है, तो ये एक दिन क्या होता है ना, हर साल चेंज होता जाता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, हर साल चेंज होता जाता है। अगर इस साल मंडे तो अगले साल ट्यूसडे हो जाएगा, ऐसा कुछ, राइट। तो ये एक दिन के क्या होगा, तो अब ये एक दिन जो है वो संडे हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब 7 साल में एक साल जो है वो संडे होना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। 7 हफ्ता में 7 दिन में एक दिन संडे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है, ठीक है ना। तो 7, इसके पास एक दिन एक्स्ट्रा है, तो एक दिन एक्स्ट्रा संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि टोटल केसेस कितने हैं मेरे पास, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है या ये जो 1 डे है वो क्या क्या हो सकता है। अगर उसको मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स होता है कि 1 डे क्या हो सकता है, तो टोटल पॉसिबल डेज क्या है, 7 है, ठीक है। संडे से लेकर के सैटरडे के बीच में कोई सा भी एक दिन हो सकता है। संडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये 1 हो जाता। ये बोल देता कि संडे और वेंसडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये 2/7 हो जाता कि 7 दिन टोटल केस है और 2 दिन हमारा फेवरेबल केस है। इसका आंसर सही दिया हुआ है 1/7, ठीक है। ये फिर से ये बड़गलाने के लिए दिया हुआ था, राइट। आ जाइए अगले सवाल पे। ये सवाल तो बहुत बेसिक सवाल है, मतलब आप मैंने कोई भी कर पाए होंगे। तो ये 7 12 ये है, तो इसको पहले क्या बनाइए, 7 बनाइए। जब बेस इक्वल हो जाता है तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल हम लोग कर सकते हैं। तो इसको अभी नहीं कर सकते क्योंकि बेस इक्वल नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको बेस इक्वल बनाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 स्क्वायर, ठीक है, 49 को 7 स्क्वायर और 3x प्लस 12 तो पहले से ही था, अब इक्वल कर दें। 12x प्लस 6 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x प्लस 24, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, ये इधर गया और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 24 माइनस 6, ठीक है। x इक्वल्स टू 18/6 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसका आंसर सही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े, मैथ्स खत्म हो गया। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे रॉकेट, ठीक है, क्योंकि अब इसमें फैक्चुअल सवाल हैं और मतलब जनरल स्टडीज़ का नॉर्मल जो फैक्ट बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है, ज्ञान बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, वैसे ही सवाल हैं। इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं है, इसलिए अब टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम लगना था अभी तक लग चुका, ठीक है, 18 मिनट हो गया है, ठीक है। जिनको आगे बढ़ते चलिए। आज 39 नंबर पे, मायोपिया इज़ अ डिजीज़ इन विच, मायोपिया क्या होता है, मतलब मुझे चश्मा लगा हुआ है। इनफैक्ट मोस्टली जो चश्मा लगा होता है ना, वो मायोपिया ही के शिकार होते हैं, जिनको दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। पास का वो पढ़ लेंगे, वो आप मतलब मैं पास का जो अगर मुझे किताब दिया जाए तो मैं पढ़ लूँगा, दूर का नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मायोपिया क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ये इसका आंसर सही दिया हुआ। इसका भाई कौन सा होता है, एक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिखा पाता। रीडिंग ग्लासेस जिसको बोलते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो आप देखते होंगे, अपने पेपर कभी जलाया हो बचपन में, तो रीडिंग ग्लासेस या मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं, दैट इज़ आपका नज़दीक का नहीं दिखता है, उनके लिए होता है। ओल्ड एज में आप देखते होंगे कि आधा शीशा जो है या यहाँ पर गोल सा जो है वो आपको अलग से लगा हुआ होता है, चूँकि आप नज़दीक का पढ़ नहीं पाते हैं, उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये यहाँ पर ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। हेरिडिटी जो है वो जेनेटिक्स के साथ रिलेटेड है, बहुत कॉमन, मतलब बहुत ईजी सवाल था, ठीक है। द कैंस इन विच फूड इज पैक्ड आर कोटेड विथ टिन एंड नॉन जिंक बिकॉज, ठीक है। तो अब इसका जो मान लिया आपको नहीं भी आता था ना, तो आप ऑप्शन पढ़ के इसको मार सकते थे, तुक्का तो मतलब थोड़ा दिमाग लगा के मतलब कॉमन सेंस से मार सकते थे। और इस एग्जाम में पर्टिकुलरली होल पेपर में सारे जो हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता हो या थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा देंगे, वो तुक्का लगा देंगे दिमाग लगा के, तो वो सही हो रहा था, ठीक है। क्या क्या है, द कैंस इन विच, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, टीन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। अगर टीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो फिर उससे कोट थोड़ी करेंगे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया।
ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ऑब्वियसली ये सही जैसा लग रहा है, अभी हमको पता नहीं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। जिंक इज कॉस्टलियर देन, अभी जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन वो सेकेंडरी फैक्टर होता है, ठीक है, कॉस्ट बाद में आता है, पहले क्या आता है, मतलब जीवन का रक्षा ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर इसके हिसाब से मतलब देख के यही सही लगता है और यही सही है इसका, ठीक है। अब ये 42 सवाल है ना, थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्शनल है इसमें, ठीक है। द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, ठीक है। तो ये बोला है प्रोसेस इन विच, किस प्रोसेस में ऐसा होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऐसा नहीं बोला है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्रोसेस को क्या अगर पूछा गया है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस होगा। चीज़ ये सही बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, इसमें इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर आपने फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में पूछा है इसको, तो उस पूरे प्रोसेस को, जो प्रोसेस फेनोमेना होता है उसमें 2 पार्ट होता है, दोनों पार्ट को मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से एक बार आप इसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि इसका प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए। नहीं तो ये अगर बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप बाकी आप देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है नहीं करना है, आपका गलती हुआ हो तो कर सकते हैं रेस। क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय डॉट्स पर इंच, ठीक है, कितना डॉट्स पर इंच वो मारता है उस पर डिपेंड करता है। ट्रैकोमाइज डिजीज ऑफ आइस, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन सही है। अब ये ऑप्शन जो है ये किसी सेट में कुछ स्पेस रॉकेट है, किसी सेट में आर्चरी दिया हुआ है, ठीक है। बट न्यूटन थर्ड लॉ की जहाँ तक बात है, ठीक है, थर्ड लॉ जहाँ तक बात है, दोनों ही सही है, इसका आंसर डी होना चाहिए। ये प्रॉपर ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेस रॉकेट तो आपको पता ही होगा, एक रॉकेट होता है, ये नीचे की ओर फोर्स मारता है और ये ऊपर की ओर भागता है। इट्स सेम एज कि रो आप कैसे करते हैं, मतलब आपके पास एक नाव है, नाव में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ, इसको इससे आप क्या कर रहे हैं, पानी को आप पीछे ढकेल रहे हैं और खुद आप आगे जा रहे हैं, है ना, इसको रोइंग जो बोलते हैं, वो उसी तरह इसमें भी होता है, रॉकेट में भी होता है, ठीक है। तो रॉकेट इज प्रॉपर एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, लेकिन आर्चरी में भी थर्ड लॉ आता है, ठीक है। इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। आर्चरी में वेंचुरीमीटर इज ऑन बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसमें पानी वानी का कंसेप्ट आता है, वो हटा दीजिए अभी के लिए। आर्चरी में क्या होता है कि आपने पहले दो जगह पर यहाँ पर थर्ड लॉ आता है। पहला तो ये आता है कि आपने तीर से, ये आपका ये है, आपने ये अर्जुन का बाण लिया, ठीक है, ये धनुष है अपना, तो आपने जो स्ट्रिंग को पुल किया, एक्शन किया, पुल करके आपने जो रिलीज किया, पुल करके रिलीज किया, तो एक्शन किया आपने, तो रिएक्शन में वो उसको आगे धकेल दिया। दिस इज वन ऑफ द पेयर कि एक्शन क्या है, आपने स्ट्रिंग को खींचा और छोड़ा, दैट इज एक्शन, और रिएक्शन में वो इसको क्या बोलते हो, तीर को आगे की ओर भेजा, बाण को आगे की ओर भेजा, ठीक है। ये पहला एक्शन रिएक्शन पेयर है। दूसरा एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है कि ये जाके कहीं पर एक गोला टाइप का बना हुआ होगा, इसमें ये टकराएगा जा करके, ठीक है। तो एक्शन क्या, ये इसको इधर पुश किया, तो इस पर क्या किया होगा, ये फोर्स इधर की ओर लगाया होगा, तो तत्कालिक इसका पुश ज़्यादा होगा तो हल्का पीछे जाएगा, लेकिन ये भी इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसका फोर्स जैसे ही कम होगा तीर का या बाण का, वो इसको उल्टा धकेलेगा। तो देयर इज अनदर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो इसमें 2 एक्शन रिएक्शन पेयर आते हैं, तो इसमें थर्ड लॉ तो प्रॉपर लगता ही है, तो इसको आप डी ऑप्शन ऑब्जेक्शन मार्क कीजिए। पार्टिकल विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन को तो हम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस में 2 ही चीज़ होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटिंग करता है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा चाहे तो न्यूट्रॉन सही होगा या प्रोटॉन सही होगा, विदाउट चेंजिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलना है, कहने क्या मतलब, जैसे ही अगर आप प्रोटॉन ऐड कर देंगे एक, तो उससे क्या होगा, प्रोटॉन ऐड करने से ऐसा होता है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वही चेंज हो जाता है, ठीक है। आइसोटोप्स का आपने कंसेप्ट सुना होगा, आइसोटोप्स में जो मल्टीपल न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है, वो चार्ज ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, ठीक है।
तो इससे आपको ये पता चलता है कि प्रोटॉन डालने से है कि एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी, इसलिए इसका आंसर न्यूट्रॉन सही दिया हुआ है। ठीक है, 47 पे आ जाइए। इलॉन मस्क से पहले जो अभी इलॉन मस्क ने एक्स कर दिया ना ट्विटर का, पहले एक चिड़िया होती थी ब्लू कलर की उड़ती हुई, उन्हें उड़ती हुई नहीं होती थी, दिखता था बस उड़ता हुआ। ठीक है, तो उसको किसने डिज़ाइन किया था? बेसिकली मार्टिन ग्रासर, इसका सही ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ओपेनहाइमर काफ़ी दिन पहले काफ़ी मतलब इसमें चल रहा था, मैंने फोकस में चल रहा था। तो ओपेनहाइमर किसके द्वारा बनाया गया? क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन का और क्या और फिल्म है जो बहुत बढ़िया फिल्म है, आप वो चेक कीजिए। टाइम बेस्ड बनाता है, साइंस बेस्ड बनाते हैं वो मूवी, बहुत बढ़िया मूवीज़ बनाते हैं। ठीक है, 2026 एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ड्यू टू ह्यूज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मैंने खर्चा ज़्यादा होने के कारण किसने जो है अपना हाथ पीछे खींच लिया? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया सही दिया हुआ है। वैसे नाम देख के अगर देखें तो कोलालमपुर ही लगता है, मलेशिया के पास ही कम पैसा होगा, बट विक्टोरिया इस बार लेकिन आंसर में ऑस्ट्रेलिया इसका सही है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। इंडी अलायंस, ठीक है, इंडी अलायंस, इंडी और ये जो है अलायंस, आप अगर ऐसे याद रखते तो आपका ये काफ़ी कुछ काम हो जाता, तो ये आप यहाँ से एसोसिएशन काट सकते थे। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव की वर्ड आई, वो बात आया। तो इंडिया अलायंस क्या है? बेसिकली बहुत सारे पार्टीज कांग्रेस हैं, बहुत सारे जिसम जो हैं इसमें, केजरीवाल वगैरह भी सब कोई आ गए हैं, तो इंक्लूसिव अलायंस है बेसिकली ये। तो इंडिया अलायंस इसको बोला गया है, INDI अलायंस। ठीक है, अगर ऐसे आप पढ़ते तो याद होता। अब इंडिया हम लोग ज़्यादा पढ़ने लग गए थे तो फिर वो इंडिया का फुल फॉर्म ही भूल गए। बाकी ये ऑप्शन आंसर इसका सही दिया हुआ है। ठीक है, 51 पे चलते हैं। ठीक है, चंद्रयान 2 जो है ऑर्बिटर, वो पहले से घूम रहा था चंद्र के चारों बगल। ठीक है, पीछे से आता चंद्रयान 3 अपना रोवर वोवर को लेकर के, तो उसको जो 2 पहले से ऑर्बिटिंग कर रहा था उसको क्या बोलता है? वेलकम बडी। ठीक है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चांद के पार चलें, तो चांद के पार जाने का मतलब नहीं है चांद पे ही जाना है हमको। और दूसरा वेलकम होम, तो घर तो उनका है, ये है नहीं, घर तो उनका पृथ्वी है। तो इससे आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते थे, मतलब एटलीस्ट ऑप्शन मार सकते थे। बाकी सही गलत तो बात की बात है, तत्कालिक आप मार सकते थे। ठीक है, तियानमेन स्क्वायर में 1989 में तियानमेन स्क्वायर में प्रो डेमोक्रेटिक ये हुआ था, मतलब तियानमेन स्क्वायर TIANMMEN, तियानमेन स्क्वायर में चाइना में है ये। यहाँ पर आपका प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट हुआ था और उसको बहुत स्ट्रांगली क्रश किया गया था। ठीक है, ये क्रश करने वाले कौन थे? जियांग जेमिन थे, सब पर गोली चलवा दिया। ठीक है, लोगों को ये समझना चाहिए कि आप किसी स्टेट से फाइट नहीं कर सकते। स्टेट एज इन मतलब जो प्रशासन है या जो देश है, ठीक है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते, कभी नहीं जीत सकते। ठीक है, वो मतलब बोल्शेविक रिलेशन, क्रांति, वो सब अलग चीज़ हो गया। लेकिन अगर आपका प्रोटेस्ट का लेवल छोटा है ना, जैसे आप दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट कर लें या पटना में प्रोटेस्ट कर लें या कहीं भी प्रोटेस्ट कर लें जो 2-4 शहर, 5 शहर, 10 शहर तक में है, तो वो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि स्टेट के पास यानी कंट्री के पास इतना पावर होता है कि वो आराम से मतलब विदिन 5 मिनट्स वो कुचल देगी सबको, विदिन 5 मिनट्स इतना पावर होता है स्टेट के पास। इंडिया के पास खुद इतना पावर है। ठीक है, तो किसी को लगता है कि हम इंडिया से किसी पार्ट को अलग करके लेकर चले जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान क्या, संभव ही नहीं है, अनलेस अनटिल की मैंने केंद्र पे बैठी हुई जो सरकार है या फिर मिलिट्री है वो करप्ट हो जाए। जैसे पाकिस्तान में केंद्र पे बैठी हुई सरकार तो महाकरप्ट है। ठीक है, जुडिशरी कोई वैल्यू ही नहीं है और उनकी जो मिलिट्री है वो अपने आप को सर्वा समझती है। तो वहाँ पर ऐसा संभव है कि आप देश को 4 भागों 5 भागों में तोड़ दें, और टूटने वाला भी है शायद, तो वो ये है। लेकिन जहाँ पर ये सरकार और मिलिट्री करप्ट नहीं है, राइट, वहाँ पर संभव नहीं है कि आप किसी देश को मतलब तोड़ दें। ठीक है, हु वाज इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म, चाहे तो यहाँ बिन लगाता, हु हैज़ बीन इलेक्टेड, या हु वाज, ये दोनों नहीं लगाते थे, हु वाज लगाना चाहिए था। एनीवेज, हु वाज इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म एज आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर, तो ये अपना वरदकर हैं, लियो वरदकर, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर भी काफ़ी सेट्स में अलग है। ठीक है, तो ये ऐसा एक सवाल आया था, आपने अगर ये लास्ट मैंने मेरे वीडियोस देखे हों तो इसमें इन्होंने पूछा था कि ये जो है किस देश के, अफ्रीका में किस देश के हैं। इसका सही आंसर ये है। ठीक है, जिनके सेट में ये आंसर गलत दिया हुआ है, ये वाला आंसर, वो जैसे इसमें गलत दिया हुआ है लेकिन किसी में सही भी दिया हुआ है, तो वो इसमें रेस कर सकते हैं। इसका आंसर यही है, अजाली अजूमानी। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के परमानेंट मेंबर बनने पे उसके जो प्रेसिडेंट है बेसिकली, जिनको मोदी ने पास बुलाकर गले लगाया था कि आप G20 में आइए, और आप G21 बन चुका है अब, वैसा कुछ। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है। ठीक,
अब इनको बोला गया है ना कि 4 जगह दिया हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ग्रेट प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। ये 4 ये हैं, इनको आपको एरिया के क्रम में इंक्रीज होते हुए इंक्रीमेंटल क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें ना समझने वाली बात है। मैंने ज्योग्राफी का भी क्लासेस लिया हुआ है, कुछ ज़्यादा लोग आए नहीं देखने के लिए, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यूपीएससी के लिए ही मैं पढ़ा रहा था। तो जस्ट इन केस अगर कोई हो वहाँ पर देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं उसको आगे भी कंटिन्यू कर दूँगा, क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह क्या है ना, स्टैटिक टॉपिक्स हैं। तो स्टैटिक टॉपिक जो है वो एक बार बना दो तो फिर वो चलता रहता है। ये कंप्यूटर साइंस वगैरह या करंट अफेयर्स क्या है, डायनेमिक टॉपिक्स। कंप्यूटर साइंस डायनेमिक है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज तो है ही डायनेमिक, बट सिलेबस वाइज स्टैटिक ही है, राइट। तो ये देखिए इसमें क्या है ना कि सेंट्रल हाईलैंड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेटो से लेकर के महाराष्ट्र, नागपुर, ये सब वाला ही एरिया को सिर्फ बोलते हैं। उसके नीचे क्या है, डेक्कन प्लेटो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ जाता है, ईस्टर्न घाट्स आ गया, इसके बाद कोस्टल प्लेन आ जाता है, ये है ना। ये अपना प्लेन हो गया, ग्रेट प्लेन जिसको बोलते हैं। ये डेजर्ट वाला एरिया हो गया, मार्ची डेजर्ट वाला एरिया हो गया, और बाकी जो एरिया है ये पहाड़ वाला एरिया हो गया, ये पहाड़ वाला एरिया हो गया। नॉर्दर्न माउंटेन्स जिसको बोलते हैं ना, ये सारा उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अब ये एरिया के हिसाब से पूछा गया है, तो सबसे कम जो है अपना वो क्या है, कोस्टल प्लेन्स जो है सबसे कम एरिया का है, ठीक है। तो कौन सा अपना है, 3 है। इस 3 पहला इसी में सिर्फ 3 है, चाहे तो 3 होगा या ई होगा अब यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। तो 3 कोस्टल प्लेन सबसे कम एरिया है, उससे ज़्यादा एरिया किसका है, सेंट्रल हाईलैंड्स का। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स उससे ज़्यादा एरिया है, ठीक है। 2 क्या है, ग्रेट प्लेन्स हैं। तो मुझे इसमें कन्फ्यूज़न ज़रूर था कि ग्रेट प्लेन्स और नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या होता है ना कि एक एरिया तो होता ही है, आई गेस उसका जो पहाड़ का है ऐसा है पहाड़। तो प्लेन में तो इतना ही एरिया आया, लेकिन पहाड़ में तो ये भी एरिया आ गया, ये भी एरिया आ गया, ये नहीं आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, एक ट्रायंगल में एक ये पहाड़ है, तो अगर यही चीज़ अगर सिर्फ प्लेन हो तो आप एरिया यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पहाड़ पे है तो पहाड़ पे तो ये भी ज़मीन ही है ना, ज़मीन वाइज इसका एरिया बढ़ गया, राइट। तो इसलिए हो सकता है मे भी, क्योंकि अब एरिया वाइज इतना नहीं दिखता है जगह कि भाई इतना ही दूर तो है और इधर थोड़ा दूर है। लेकिन ग्रेट प्लेन क्या है, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश ये लेकर के बहुत बड़ा एक एरिया आ जाता है। तो मुझे लगता है वही कॉन्सेप्ट होगा जो भी है, ये इसका आंसर मतलब मेरे हिसाब से तो सही दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्थ साउथ आपको अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ में। तो आपको अगर थोड़ा ये कश्मीर का, लद्दाख का मैप पता हो, एक बार फिर से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 3 रेंजेस बोला गया। सबसे पहले को काराकोरम है, काराकोरम सबसे ऊपर आता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। काराकोरम ये जो है ना, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। कोई अगर बोलता है आपको हिमालय का पार्ट है, वो गलत बोल रहा है, दैट इज ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। उसके नीचे हिमालय शुरू होता है, ठीक है। ये भी शायद मैंने पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी वाले में। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो, समय हो आपके पास, तो एक बार देखिएगा जरूर मेरे चैनल पे जा करके, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये अपना कौन सा हो गया, काराकोरम। तो ये 2 हो गया। इसके नीचे आता है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख है अपना, लेह लद्दाख जो है ये यहाँ पर है। उसके नीचे आता है जंस्कर, ठीक है। थोड़ा ऊपर ही है, मतलब थोड़ा ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे, इससे थोड़ा जस्ट नीचे है इसके, लद्दाख जस्ट जंस्कर आता है, ठीक है। जंस्कर कौन सा है, 4 है ना, लद्दाख कौन सा है, 1 है। और पीर पांजल जो है वो श्रीनगर के आसपास है, पीर पांजल, ठीक है। तो ये पीर पांजल 3 नंबर है। तो नॉर्थ से साउथ बोला है ना, 2143, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग मानसून सीजन इन इंडिया मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स हैव देयर ओरिजिन, कितना कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 10 से 15 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। इसको भी मैंने देखने की कोशिश किया, क्योंकि 16 से 21 ज़्यादा मेरे को पसंद आया, लग रहा था ये। लेकिन जब मैंने उसका चेक किया तो यही होता है कि 10 से 15 डिग्री क्या होता है कि 10 डिग्री चैनल जो है पास कहाँ से करता है, ये एक बार चेक कीजिएगा। आइलैंड से उसके बीच से 10 डिग्री पास होता है, ठीक है, 10 डिग्री। और 15 डिग्री क्या होता है कि इसी के ऊपर थोड़ा ही ऊपर होता है, ठीक है ना। तो 23.5 डिग्री तो अपना गुजरात होते हुए एमपी, ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ये सब होते हुए निकल जाता है ना। तो ये 23 डिग्री कुछ यहाँ पर होगा, जहाँ पर अपना ये है, ठीक है, कुछ देश का अपना मैप है। तो इनके बीच में अपना साइक्लोन फॉर्म होता है, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सबको हिट करता है, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर सही दिया हुआ है, मतलब 10 से 15 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। लैंड साइड प्रोन कौन सा नहीं है, तो वेस्टर्न घाट, मतलब ईस्टर्न घाट्स नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में आपको याद होगा, पुणे होने के पास काफ़ी लैंडस्लाइड होता है। इनफैक्ट थोड़ा नीचे आएंगे आप ना, तो उधर क्यों ऐसा होता है इसका भी मैं आपको थोड़ा रीज़न बता देता हूँ,
ठीक है, जब अपना साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून, तो ये क्या होता है कि एक किसी को अगर पता हो तो ITCZ लाइन यहाँ चाइना के ऊपर चल रहा होता है। ITCZ लाइन क्या होता है, इक्वेटर के कंपैरेटिव, मैंने इक्वेटर का जो लाइन है वैसा ही एक इमेजिनरी लाइन है। तो इक्वेटर क्या है, अर्थ के गोलाकार के बीचों बीच है, ठीक है, एक ऐसा लाइन जो सन के हिसाब से बीचों बीच हो अर्थ पे, तो उसको बोलते हैं ITCZ लाइन, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल ऐसा कुछ करके है, IT इंटरकॉन्टिनेंटल जेड जोन कुछ करके ऐसा है, देख लीजिएगा एक बार। तो ये लाइन चाइना के ऊपर चला जाता है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रहा होगा, मतलब डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, ठीक है। यहाँ समुद्र के ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये हवा ऐसे चलती है, ठीक है, ये हवा ऐसे चलती है। यहाँ पर एक मडागास्कर एक जगह है नीचे, अफ्रीका के नीचे, अफ्रीका है कुछ यहाँ पर, मडागास्कर एक जगह है, वहाँ पर एक ना इसको इनविजिबल टाइप का कुछ वॉल मिलता है और यहाँ से टकरा के इधर घूमता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, साउथ वेस्ट बोलते हैं। क्या हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया, है ना, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। अब ये इतना ज़्यादा बारिश होता है, इतना ज़्यादा बारिश होता है कि वेस्टर्न घाट्स पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका लैंडस्लाइड का कंडीशन बढ़ने लग जाता है। हिमालय में तो बहुत सुने हैं ना, मतलब हिमालय में तो बहुत ज़्यादा ही होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये कम होता है। अब ये क्या होता है कि अरावलीज यहाँ पर है, तो यहाँ से जो घुसता है ना विंड, ये आपका दिल्ली तक पहुँचता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इस समय यहाँ से पहुँचता है, ठीक है। तो इसका ईस्टर्न घाट सही दिया हुआ है इसका आंसर। तो वेस्टर्न घाट और हिमालय क्या है, प्रोन है, मतलब किस चीज़ का प्रोन है, लैंडस्लाइड प्रोन है, ठीक है। आ जाइए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो अगर आपको कोस्ट का नाम पता हो तो कोकन, मलाबार, ठीक है, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मलाबार और कोकन क्या है, वेस्ट कोस्ट पे है, कोरोमंडल क्या है, ईस्ट कोस्ट पे है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन मिलते हैं, आपको पता होगा, साइक्लोन तो पता होगा ना, आंध्र प्रदेश के साइड पे ज़्यादा हिट मारता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब बहुत ज़्यादा साइक्लोन से प्रभावित जगह है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली कोरोमंडल केस जो है इसका आंसर सही हो जाता है, ठीक है, इसका आंसर कोरोमंडल सही दिया हुआ है, राइट। आगे आ जाते हैं, ठीक है, गली इरोजन इसका सही आंसर है। आप देखे होंगे ना कि मतलब मिट्टी मिट्टी है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, एक पानी बहना शुरू होता है, तो एक ना छोटा सा ये कट करके निकल आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रू क्ले सॉइल मेक्स डीप चैनल्स दे लीड टू गली इरोजन, ठीक है ना। शीट में इरोजन क्या है, पूरा शीट ही निकल के चला जाता है, ऊपर का शीट निकल के चला जाता है। डिफॉरेस्टेशन तो आप जानते ही हैं कि पेड़ वेड़ काटना को बोलते हैं, तो इसका ये आंसर सही दिया हुआ है, मतलब गली इरोजन सही दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में क्या है कि मानसून रिट्रीट करता है, इनफैक्ट सितंबर से ही रिट्रीट करने लग जाता है। रिट्रीट करने का मतलब क्या है कि ITCZ लाइन जो मैंने आपको बताया ना अभी, ठीक है, ITCZ लाइन जो चाइना के ऊपर चल रहा होता है, ये ITCZ लाइन क्या होता है कि चूंकि जो लॉन्गेस्ट डे कब होता है अपना, जून में 21-22 जून के आसपास जो अपना लॉन्गेस्ट डे होता है, उसके बाद ITCZ वहाँ से नीचे आने लग जाता है, क्योंकि अर्थ सन का जो डायरेक्ट लाइट है वो थोड़ा नीचे आने लग जाता है। इनफैक्ट विंटर्स में तो हमारा दक्षिणायन हो जाता है, उत्तरायण दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, ठीक है। तो ITCZ लाइन उस समय में साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा होता है। हमारे यहाँ अभी का जो ठंडे का टाइम है, इसमें डायरेक्ट सनरेज तो पड़ नहीं रहा है, साइड वाला पड़ रहा है, साउथ साइड से पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ITCZ अभी साउदर्न हेमिस्फीयर में कहीं पर होगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब रिट्रीट करना शुरू होता है तो ITCZ भी नीचे मूव करना शुरू होता है, ठीक है। तो नीचे जैसे ही मूव करना शुरू होता है तो यहाँ पर आ जाइए, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया ये ITCZ लाइन, यहाँ से उतर के यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब यहाँ जैसे ही ये पहुँच गया तो यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ से हवा यहाँ की ओर जाएगा, है ना, ऐसा मूव करेगा। ऐसा जब मूव करेगा तो गारो खासी जयंतिया तो यही हो गया। अब हवा मूव करना शुरू तो कर दिया, बट उसको पानी उठाने के लिए कोई जगह भी तो होना चाहिए। तो गारो खासी जयंतिया क्या है, असम में है सारे, असम और जो ये वाला एरिया है ना अपना असम के जो कौन सा आता है, मेघालय, ठीक है। तो मेघालय और असम वाला जो एरिया है उसी में गारो खासी जयंतिया वाले एरिया हैं। तो वहाँ पर उससे पहले जो हवा आ रहा है नॉर्थ से, उसको पानी उठाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ से कट गया। प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर रांची वाला एरिया है, तो यहाँ भी आपको जो हवा मिलता है, यहाँ भी आपको पानी उठाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कोरोमंडल कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर है, तो ये जो हवा है ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठाता है, इस वाले एरिया से पानी उठाता है, और ये कहाँ पर, तमिलनाडु में बारिश करता है विंटर्स के टाइम में, ठीक है। इसमें या फिर अंडमान निकोबार अगर आप जाएंगे ठंड के टाइम में, तो यहाँ पर आपको बारिश देखने के लिए मिलेगा। फिर ये बारिश आपको इधर में थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो उसको पार नहीं कर पाता है, ठीक है ना, मतलब वेस्टर्न घाट्स को वो पार नहीं कर पाता है, ईस्टर्न घाट्स को वो पार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कोरोमंडल कोस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ज्योग्राफी। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा सवाल था, आ जाइए इस पे। हु प्रोवाइडेड लीडरशिप इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, आरा, शाहाबाद एंड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ठीक है, इसमें राजकुमार शुक्ला तो खैर जो है आपके चंपारण सत्याग्रह से है, 1917 का टाइम में है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। नामदार खान आपके पिंडारी से रिलेटेड है, पिंडारी से रिलेटेड है। ठीक है, पिंडारीज मराठास के साथ में होता था। पिंडारीज का एक मूवी आया था सलमान खान, वो सलमान खान और जरीन खान थी उसमें, कौन सी मूवी थी, कोई आप देख लीजिएगा, जरीन खान और सलमान खान, और मिथुन चक्रवर्ती भी है उसमें। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगा, इसका बाबू कुंवर सिंह है। ठीक है, पटना, आरा और शाहाबाद सब आसपास ही हैं, तो इस एरिया में इनका ही दबदबा था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर को ये इन्होंने लाइक किया था। फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ मतलब बताने का नहीं है। ठीक है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन पूछा गया। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 9 अगस्त को लॉन्च किया गया था, रिजोल्यूशन 8 अगस्त को पास किया गया था। ठीक है, और आप एक जानते होंगे अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, तो वो इसी के नाम पर है, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस जो है आपका। क्विट इंडिया मूवमेंट जो अगस्त में लॉन्च हुआ था, उसी के कुछ जो शायद आई गेस 50 साल पूरे हुए थे, उसमें लॉन्च किया गया था अगस्त क्रांति। चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू। अब इसमें क्या है ना कि सी तो बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ इंडियन लीडर्स ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी को भी बहुत लंबा समय तक बंद नहीं रखा, उनको ही बंद रखा या उनको ही फांसी पर चढ़ा सके जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। भगत सिंह और ये सब जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद, इस टाइप के जो लोग थे, जो मतलब रिवोल्यूशनरी उनको जो बोला जाता था, मतलब एक विवाद वाला वर्ड भी यूज़ हो रहा था एनसीईआरटीज़ में। इनफैक्ट बिपिन चंद्रा का जो किताब है उसमें भी, ठीक है, उनको रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा गया था, तो जिस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन किया गया था। तो हम लोग विवाद में नहीं जाते हैं, हम लोग उनको रिवोल्यूशनरी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कमज़ोर थे ना, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में थे ना, उनको ही मारा गया, उन्हीं को जेल में ज़्यादा दिन रखा गया। नहीं तो गांधी, नेहरू ये लोग को ज़्यादा दिन में कभी जेल में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ, एक के पीछे जरूर ये लोग पड़े थे, दैट वाज सुभाष चंद्र बोस, जो कभी पकड़ में नहीं आया इनका। लेकिन बाकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में से सरदार पटेल हो गए या फिर जो नेहरू हो गए या गांधी हो गए, ये लोग जेल गए हैं नो डाउट, लेकिन इतने दिन के लिए कभी जेल नहीं गए हैं। 1932 में ये हुआ था ना, इन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए ये निकाल दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स निकाल दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज कि जहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट का लोग जो खड़ा होगा, जो सीट उनके लिए रिजर्व्ड होगा, वहाँ पर जो अगर वो खड़े होते हैं तो उनको वोट भी सिर्फ शेड्यूल कास्ट वाले ही देंगे, मतलब और कोई जाति उनको वोट नहीं दे सकता था, ऐसा कुछ था। उसके अगेंस्ट गांधी ने अनशन पे बैठ गए थे पुणे के जेल में। ठीक है, और अंबेडकर जी को मना करके पटेल और नेहरू अंबेडकर जी को मना करके लाए कि आप इनके साथ मतलब बातचीत कीजिए, और बातचीत के बाद ये निकला था कि मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है। तो बहुत लंबा समय नहीं रखा, फिर 34 में इलेक्शन का डिक्लेयर आ गया, तो उसके बाद फिर से आपका मैंने 34-35 के अराउंड में इलेक्शन का डिक्लेरेशन आ गया कि भाई 36 में इलेक्शन करेंगे, 1936 की बात हो रही है। तो फिर उनको गांधी जी को निकाल दिया, सबको निकाल दिया कि भाई लीडर जो नेता है उनको निकालेंगे तभी तो आप इलेक्शन करवा पाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल तो हमेशा ही ट्रू है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट लीडर जो है ये कोई इतना कारण नहीं है, 2-4 साल के लिए गए हैं, लेकिन कोई बहुत मेजर समय के लिए नहीं गए हैं। कैन बी वन ऑफ द रीज़न, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही से नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम जो लॉन्ग पीरियड जो बोला गया उसके लिए नहीं थे। लिबरल पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस, हाँ ये एक चीज़ है जिस पर मुझे डाउट है सॉरी। ठीक है, ये एक चीज़ है जिस पर मुझे डाउट है कि ये हो सकता है। ठीक है, थोड़ा आप इस पर रिसर्च कीजिए। ठीक, लिबरल पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस क्या अपन ने 1907 में क्या हुआ था कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, गरम दल और नरम दल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें एक साइड पे आपके ये लोग थे लाल बाल पाल, और दूसरे साइड पे आपके जो मतलब दादा भाई नौरोजी टाइप के लोग थे, सीआर दास टाइप के लोग थे, वो लोग नरम दल में थे। ठीक है, तो गरम दल का कहना था कि आप लोग बहुत ज़्यादा लीनियंट हो रहे हैं, थोड़ा आप लोग स्ट्रिक्ट होइए। तो ये एक लिबरल पॉलिसीज़ का हो सकता है। ऐसा ही बंटवारा एक उस समय भी हुआ था जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था 1939 में, त्रिपुरी कांग्रेस का जब ये हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, उसमें ये पथाविस्ता रमैया जो है वो हार गए थे, और गांधी जी ने उसको पर्सनली ले लिया था कि भाई उसका हार मेरा हार है। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। ही वॉज वेरी सीनियर, और कोई अगर जनमत से जीत के आया है उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा हार है। ठीक है,
खैर वो अनदर टॉपिक है डिबेट का, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर भी जो है जो लीनियंट पॉलिसीज़ है ना कांग्रेस का, वो सामने आया था और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उन्होंने बनाया कि खून का बदला खून टाइप का जो चीज़ होता है ना, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उस तरह की बातें सुभाष चंद्र बोस की चलती थी और वहाँ पर भी एक ब्रेक था। ठीक है, एक और ब्रेक था आपका आई गेस ध्यान नहीं आ रहा अभी, चलिए छोड़िए अभी। तो ये एक हो सकता है ये ऑप्शन, तो जिनको लगता है कि ऑब्जेक्शन में जाना चाहिए वो प्लीज़ उसको रेज़ कीजिए। ठीक है, तो मोर देन वन एबव आप इसको डाल सकते हैं। मैं मतलब मेरे हिसाब से मोर देन वन एबव होना चाहिए इसका। ठीक है, लिबरल पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस वाज वेरी वेल रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन कब आया था? ठीक है, तो अब इसमें भी थोड़ा ना आप ये लगाते, मैंने थोड़ा हिस्ट्री का आपको ज्ञान हो तो आप थोड़ा सा इसमें मतलब कॉमन सेंस लगा के इसको पता कर सकते थे कि अब 1858 के मार्च अप्रैल तक तो इन्होंने रिवॉल्ट को क्रश ही किया था। ठीक है, तो ये टाइम तो हो ही नहीं सकता। जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया था कि हम लोग डायरेक्टली शासन को अपने अधीन ले रहे हैं, तो वो तभी आएगा ना जब आप जो रिवॉल्ट हुआ था उसको क्रश कर दे, तो क्रश होने में काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है, तो ये जो आई थिंक ये मार्च अप्रैल मई जून तक गया था इसका जो रिवॉल्ट क्रश करने का गया था। तो सेफ साइड अगर आप मारते तो एक नंबर 1858 आप मार सकते थे, मतलब तुक्का आप थोड़ा सोच करके। 68 का तीनों स्टेटमेंट सही है। राजा राम मोहन राय वॉज द पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। उनका कहना था कि जो भाषा मिलता आप सीखते चलिए और सब कुछ सीखते चलिए। स्वामी दयानंद ने बोला था इंडिया फॉर इंडियंस। विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में, जहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो पहला लाइन उसका, कभी आपके पास टाइम हो तो उनका वो भाषण जरूर सुनिएगा। ठीक है, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कुछ करके उन्होंने संबोधित किया था उस चीज़ को। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड। ठीक है, तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये इंग्लैंड जाते आते रहते थे और वहाँ पर अपना मतलब जो काफ़ी क्रिटिकल, जो ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी जो क्रिटिकल जो लिखते थे वो वहाँ पर पब्लिश भी करते थे वो। ठीक है, चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने बोला था? ये चार्टर ऑफ स्लेवरी जो बोला गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, JL नेहरू के द्वारा बोला गया था। छुप तो नहीं गया? नहीं। ठीक है, चार्टर ऑफ स्लेवरी किसके द्वारा बोला गया है? JL नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अब इसका जो होगा वो नन ऑफ द अबव होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो जिनका मतलब आई थिंक ये ऑप्शन ही आगे पीछे होंगे ना, तो सारे मतलब इसका सीधा ऑब्जेक्शन में जाएगा ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप पकड़ ऑब्जेक्शन में रेज कीजिए। चलिए 70 क्वेश्चन खत्म हो गए, मैं 70 तक आ चुके हैं, तो हमारा GS वाला पार्ट खत्म होता है इसके साथ। ठीक है, थोड़ी एक मतलब काफ़ी स्टोरीफुल टाइप का ये चीज़ बन गया, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, ये लगा होगा देखने में। तो सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़, अपने दोस्तों को भी बताएं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए, मैंने कंप्यूटर वाली बात कंप्यूटर के लिए रखते हैं। चलिए अभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टाटा।